Assalamu alaikum, you're watching Chemistry with Awais Hakim, and in this video we're going to discuss 9th chemistry important short questions and long questions. आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं तो सोचा मैंने कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें स्पेसिफिकली हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आपको बता दी जाएं, जिनको तैयार करके आप बोर्ड में ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसमें से मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद भी ज़्यादा है। और नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स लेंथ के हिसाब से हम उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट को निकालेंगे। मेरी कोशिश होगी कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी वीडियो का पार्ट बनाऊं, जिनको अटैम्प्ट करके आप जो है, जिनकी तैयारी करके आप जो है वो बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे पास चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये शॉर्ट जो है कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो डिफरेंस का जो भी शॉर्ट है आप कोशिश करें कि दरमियान में एक लाइन लगाएं और एक साइड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी साइड पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखें। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें आप डेफिनेशन भी साथ लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और स्पेसिफिकली इसका जो स्कोप है वो आपने लिखना है इस शॉर्ट में। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट तो नहीं है, बट मैंने फिर भी इसको इंक्लूड कर दिया कि हो सकता है कि इस बार ये शॉर्ट आ जाए। सो एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप कर लेनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अब इसमें आपने चाहे तो दरमियान में लाइन लगा के लिख लें, चाहे तो अलग अलग हेडिंग बना के भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट साथ में आपने एग्जांपल देना बिल्कुल भी नहीं भूलना, एग्जांपल इसकी ज़रूर दीजिएगा साथ। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड दिस इज़ आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी बोर्ड में कई बार आ चुका है और इसकी भी आपने एग्जांपल लाजमी देनी है साथ। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन वैलेंसी एंड सिंबल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंबल की ज़रूरत क्यों पेश आती है, वाई सिंबल इज़ नीडेड, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, या सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल भी पूछा जा सकता है। सो डिफाइन वैलेंसी एंड सिंबल लाजमी तौर पर आपने करना है और एग्जांपल भी देनी है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और एग्जांपल दे देंगे कार्बन है 4 वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 2। और सिंबल की जो है एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज़ O एंड नाइट्रोजन इज़ N। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और ये वो क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोई कहे पेपर बनाए चैप्टर 1 का, तो इस क्वेश्चन को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्वेश्चन मैं लाजमी तौर पर दूंगा, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शन में ये केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। और आगे चैप्टर 3 में आप जाके देखेंगे कि इसकी बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। सो मास नंबर और एटॉमिक नंबर डेफिनेशन देने के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एग्जांपल भी लाजमी देनी है। अच्छा, बातों का यूँ आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन Z एंड A लिख देते हैं, तो Z जो है एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है और A एटॉमिक मास का या मास नंबर का सिंबल होता है। सो ये भी आपने याद रखना है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एलिमेंट, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में कई बार आया है और पूछा भी जा सकता है। और उसमें आता है डिफाइन एलिमेंट। सो एलिमेंट के डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल लाजमी लिखें। तो 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, कोई सी 2-3 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहती तो नोबल गैसेस के नाम अलग से शॉर्ट में आप याद करेंगे, तो उनमें से आपने 2 एग्जांपल लिख देनी है। हीलियम, नियॉन एलिमेंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज़ गिव केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये जो केमिकल फार्मूला वाला टेबल है, इसमें से एक शॉर्ट तो लाजमी बनता है और एक MCQ भी बन सकता है। सो कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा का फार्मूला जो है ये पूछा जा सकता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH और वॉशिंग सोडा का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। नेक्स्ट वन इज़ गिव केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन। ये क्विक लाइम और लाइमस्टोन का जो क्वेश्चन है ये भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसको मैं अपने क्वेश्चन पेपर का पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, और इसलिए अपनी वीडियो का पार्ट बना रहा हूँ। क्विक लाइम का फार्मूला और लाइमस्टोन का फार्मूला MCQs में भी पूछा जाता है, सो इसको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मुझे कहें कि आप इस चैप्टर में से कोई से 3 या 4 शॉर्ट बताएं, तो एक शॉर्ट ये भी उसमें होगा, इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका डिफरेंस एक बार लॉन्ग में भी आया है, तो शॉर्ट के लिए आपने स्पेसिफिकली इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है आपने, और इसकी एग्जांपल भी साथ में याद रखनी है। जैसे कि
Empirical formula of benzene is CH and molecular formula of benzene is C6H6. Next one is what is molecular mass? Calculate the molecular mass of HNO3. अब ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि molecular mass की definition अलग से पूछ लें और calculate अलग से पूछ लें. मैंने मिला के दे दिया ताकि दोनों एक ही में हो जाएं. Next one is what is molecular formula mass? Calculate the formula mass of potassium sulfate. ये भी सेम ही है molecular mass के जैसा ही. Next one is डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइन, गिव एग्जांपल. एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, केमिकल स्पीशीज़ वाले पार्ट में से ये शॉर्ट आ सकता है. कैटाइन तब बनता है जब कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा लूज़ करता है और जब गेन करता है तो एनाइन बनता है. एग्जांपल भी देनी है आपने, फ्लोरीन की एग्जांपल. फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फ्लोराइड आयन बनता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो सोडियम कैटाइन बनता है. तो एग्जांपल लाजमी देनी है. नेक्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर आयन, गिव एग्जांपल. एंड दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, गिव एग्जांपल. और ये भी एक ऐसा शॉर्ट है कि अगर मुझे कोई कहे कि इसमें से 5 शॉर्ट बताएं तो ये भी उन शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होगा, फ्री रेडिकल. कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये डीजी खान बोर्ड में 2-3 बार ये इक्वेशंस आ चुकी हैं, ये वाली इक्वेशंस. Cl2 में से सनलाइट पास करे तो अगर सनलाइट पास कराए तो फिर क्या होगा, ये वाली इक्वेशन आपने लाजमी करनी है. ये आपकी बुक में दी हुई हैं फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन में. फ्री रेडिकल वाला जो पार्ट यहाँ डेफिनेशन लिखे हुए उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ये वाली दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं. नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड, या सॉरी यहाँ होमियो लिखा गया, होमोटॉमिक एंड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल गिव एग्जांपल. सो इसके डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद रखनी है. द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, वन टाइप नहीं लिखना मोनोटॉमिक में. मोनोटॉमिक में जस्ट वन एटम लिखना है. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. वैसे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक लॉन्ग भी है तो उसका पार्ट भी है. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मोल. और ये भी एक ऐसा सवाल है कि अगर मुझे पूछा जाए कि इस चैप्टर में से कोई से 5 सवाल बताएं तो ये भी उन सवालों में से एक सवाल होगा, व्हाट इज़ मोल. और एग्जांपल लाजमी देनी है आपने. 18 ग्राम वाटर इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कई बार बोर्ड में आ चुका है तो इसको भी आपने लाजमी तौर पर कर लेना है. कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल इन 40 ग्राम H3PO4. मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ने का सोच रहे हैं, बट अगर आप इसको करें तो ये बहुत आसान है. आप जस्ट एक फार्मूला याद रखना है, मोल इज़ इक्वल टू ग्राम मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस. इस फार्मूले से इस तरह वाले सवाल आपके मैक्सिमम सॉल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ विच वन हैज़ मोर एटम्स. तो यहाँ पर आपको एक और फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज़ इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. और मोल का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सो ये भी आपने लाजमी तौर पर याद कर लेना है. ये भी 1-2 बार तो आया है मुल्तान बोर्ड में भी. विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, ये भी वैसा मिलता जुलता ही है. लास्ट वन इज़ डिफरेंशिएट. आई थिंक दिस इज़ लास्ट, यस दिस इज़ लास्ट. डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आइन. तो ये मैंने 25 का नंबर पूरा करने के लिए ऐड किया है. कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है, इसको कर लें. टेबल दिया हुआ है इसका डिफरेंस का, तो आप कर लें. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप 25 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो इसमें से आपके बोर्ड में जितने भी सवाल आएंगे वो अटैम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह आप. सो नेक्स्ट वन कम टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पहला लॉन्ग ही यही है कि 6 ब्रांचेज आप एक्सप्लेन करें. तो ऊपर अगर आप शॉर्ट तैयार कर लेते हैं तो ये 6 ब्रांचेज मैंने शॉर्ट में कवर कर लिए हैं. सो अगर आप जस्ट शॉर्ट ही तैयार कर लेते हैं तो एक पहला लॉन्ग तो ऊपर ही हो चुका है. नेक्स्ट वन इज़ राइट डिटेल नोट ऑन एलिमेंट. अब बाज़ औक़ात बच्चे जो है इसको लॉन्ग समझते नहीं हैं, बट ये भी कई बार लॉन्ग आया है तो इसको लाजमी तौर पर करने. 4 नंबर का लॉन्ग आ जाता है. एलिमेंट वाला जो पेज है पूरा आपने करना है हेडिंग्स बनाकर. नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ये कई बार आ चुका है और आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लॉन्ग में आया है बट इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है ये. एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये 5वां लॉन्ग मैंने ऐड किया है और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. राइट अ डिटेल नोट ऑन एवोगाड्रो नंबर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एग्जांपल्स ये देखें मैंने तकरीबन 7 लॉन्ग लिखे हैं, लेकिन अभी इसमें भी सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला वाला लॉन्ग जो है इसमें रह गया, अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया. मेरी कोशिश थी कि जैसे इतनी बताऊँ कि जितना आप कर लें, ये ना हो कि वीडियो देख के आप कहें बस ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है. अगर आप करेंगे तो हो जाएगा. अभी टाइम है आपके पास, आपके पेपर अब आई थिंक 2 मंथ आपके पास हैं, आप कर लेंगे इंशाल्लाह. सो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन या एक दिन छोड़ के बाद इस तरह की वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके पास आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को शेयर किया जाए. और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 तक कवर कर लिया. चैप्टर 8 कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं हमारे चैनल के ऊपर. सो मैंने हर चैनल की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है. आपको इसमें से
क्वेश्चन है तो आप क्या करें, आपको कुछ क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि किसी टॉपिक समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, जैसे मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में आपने क्लिक करना है 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को, और उसमें मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है। सो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर फिर उस वीडियो में भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उसके नीचे जो है, उसी वीडियो के नीचे रिस्पेक्टफुली कमेंट कर सकते हैं आप, और मैं इंशाल्लाह होप सो आपको आंसर ज़रूर करूँगा। ये हमारी सीरीज़ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ में भी मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसके साथ शेयर करें, और कोई क्वेश्चन इसमें भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 1 में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, जिनको प्रिपेयर करके आप एग्जाम में ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। सर अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने इस चैप्टर में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट किए हैं, जिनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैथोड रेज, आल्सो राइट इट्स ओरिजिन। कैथोड रेज की नेचर क्या होती है ये आपने बताना है, और कैसे ओरिजिनेट होती हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन इज गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। वैसे ये 5 कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग में आएंगी। अगर आप शॉर्ट की बात करें तो 2 to 3 कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में पूछ सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती हैं, बेसिकली पॉजिटिव रेज ही हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कैनाल रेज को कैनाल रेज क्यों कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि कैनाल रेज क्या होती हैं। नेक्स्ट वन इज गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। अब कैनाल रेज ही, अब ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, या गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। आपको पता है पॉजिटिव रेज प्रोटॉन होती हैं और इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक तो ये न्यूट्रल होते हैं, दूसरा हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। एमसीक्यूज में भी आता है कि हाईली पेनिट्रेटिंग कौन सी चीज़ है, बच्चे बहुत सारे गैमा या अल्फा पार्टिकल को लगा देते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग हैं among these rays. Next one is write 2 properties of next one is what is Plum pudding theory. वैसे how neutron was discovered, चैडविक ने कैसे कार्बन के ऊपर जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई बम्बार्ड करवाए और डिस्कवर किए न्यूट्रॉन, ये भी आप शॉर्ट याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी, विच वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसको भी आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेंट बाय क्वांटम एंड क्वांटा। ये बोहर का जो लॉन्ग है उसके अगले पार्ट पेज पर ही ये दिया हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, पिंक बॉक्स, उसके अंदर क्वांटम और क्वांटा की डेफिनेशन दी हुई है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने जरूर करना है। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन 2 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के कोई से भी 2 पोस्टुलेट आप याद कर लें। वैसे भी आप लॉन्ग के लिए बोहर को तैयार करेंगे तो कोई से 2 पोस्टुलेट शॉर्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द ट्रू ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि अगर मुझे कोई कहे कि आप पेपर बनाएं तो चैप्टर 2 में से मैं इस शॉर्ट को जरूर इंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और डिफेक्ट्स वाला जो ये शॉर्ट है कई बार बोर्ड में आ चुका है और अभी भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 235 एंड 238 सॉरी एंड एटॉमिक नंबर 92। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ये कई बार बोर्ड में आया है, और क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैक्सिमम पूछी जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, जिसमें लास्ट में 2p5 आई थिंक 3p, जी 3p5 लिखते हैं, बट क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से 3p5 नहीं होगा, 3p6 होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। वैसे आप डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल याद करेंगे ही तो क्लोराइड की ही याद कर लें। Next one is differentiate between shell and subshell, and again this is very much important short question from this chapter.
सो ये अगर मैं इस चैप्टर का टेस्ट बनाऊंगा तो इसको मैं ज़रूर इंक्लूड करूंगा। एग्जांपल भी लाजमी देनी है आपने। शेल के एग्जांपल में KLMN और सब शेल के एग्जांपल में जो है आपके पास SPDF आ सकता है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन आइसोटोप्स एंड नेम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम नाम दें और साथ में स्ट्रक्चर बना दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यूँ लिख लें कि H121, H11, H12, H13 और 11 के नीचे प्रोटियम, 12 के नीचे ड्यूट्रियम और 13 के नीचे ट्रिटियम लिख लें तो भी ठीक है, बट एग्जाम्पल लाजमी देनी है आपने। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय रेडियोथेरेपी, जिसमें स्ट्रांशियम और कोबाल्ट को आप यूज़ करते हैं। स्ट्रांशियम 90, कोबाल्ट 60 को अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन इमिट करने वाले ये दो रेडियो आइसोटोप्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट वन इज हाउ ग्वाइटर इज डिटेक्टेड। सो ये भी वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्वाइटर को डिटेक्ट कर सकते हैं आयोडीन 131 को यूज़ करके। नेक्स्ट वन इज फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड। एनर्जी हासिल करने के लिए यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन ऐड करवाएं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है। 3 न्यूट्रॉन के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो इक्वेशन दी हुई है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स वाले पेज के ऊपर, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपने याद कर लेना। एग्जाम में कई बार आई है और अब भी आ सकती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेंट बाय कार्बन डेटिंग। और ये भी इस चैप्टर में से तीसरा एक ऐसा शॉर्ट है कि जिसको मैं ज़रूर अपने टेस्ट का हिस्सा बनाऊंगा अगर मैं इस चैप्टर में से टेस्ट बना रहा हूँ। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, ये पहले मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि ये आ सकता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये बोर्ड में कई बार आया है और बहुत बच्चे इसको नहीं करते। ये भी बोहर के जो मॉडल है उसी में से एक पोस्टुलेट है। व्हेन डज इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम higher to lower orbit and absorb energy when it jump from lower to higher orbit। so ये वो पूरा पॉइंट आपने पोस्टुलेट वाला याद रख लेना है। और जो एनर्जी वाली इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू, तो ये भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज गिव प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। अब अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज आए तो आपने डिस्कवरी को जरूर डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 5 प्रॉपर्टीज लिख के एक साइड पे हो जाए, जिससे एक नंबर आपका कट सकता है। सो लॉन्ग में आप याद रखा करें कि जितना ज़्यादा लिख सकें अच्छी बात है। मकसद पेजेस भरना नहीं होता, मकसद ये है कि टीचर का जो माइंड सेट होता है वो एक बच्चे का पेपर चेक करता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कैनाल रेस की डायग्राम तक बनाई हुई है, और उसके बाद आपका पेपर चेक करे जिसमें 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं तो वो कहेगा ये तो कम लिखा हुआ है और नंबर कम देगा आपको। नेक्स्ट वन इज राइट ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो अब इसमें देखें, क्वेश्चन तो है ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट का, बाज़ औक़ात सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी पूछ लेते हैं बट आपने ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट और थोड़ा सा ये बताना है कि इसमें क्या किया था, मतलब पूरा लॉन्ग ही लिखना है इसमें। अगर 4 नंबर का है तो जस्ट ऑब्जर्वेशन रिजल्ट लिख लीजिएगा, 5 नंबर का हो तो फिर पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन इन डिटेल बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो मॉडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मेरे ख्याल से ये आया हुआ है शायद, वैसे आ भी सकता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सो इसको लाजमी तौर पर करना है, डायग्राम भी बनानी है, और इसमें जो v की जो वैल्यू है 6.63 आई थिंक मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 34 जाओ सेकंड, ये भी लाजमी तौर पर याद रख लें। और एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, बच्चे समझते हैं वैसे ही है ये, बस इसको छोड़ देते कोई बात नहीं, ये इम्पैक्ट आपका ख़राब कर सकता है। देखिए 1-2 पॉइंट अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपका लॉन्ग पूरा नहीं होता, और लॉन्ग पूरा नहीं होगा तो नंबर पूरे नहीं आएंगे, आप नंबर पूरे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो लॉन्ग पूरा किया ही नहीं। नेक्स्ट वन इज आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और वो है व्हाट आर आइसोटोप्स, एक्सप्लेन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजेस का लॉन्ग मैंने क्यों नहीं लिखा। सो यूजेस का मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यूजेस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसके। जो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, और अभी यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आ सकता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ऊपर मेरे ख्याल से 3 से 4 शॉट गुजर चुके हैं जिसमें यूजेस हमने एक्सप्लेन किए हैं, और अगर आप वो शॉट याद कर लेते हैं तो सारे तकरीबन पॉइंट्स यूजेस के कवर हो सकते हैं। और यूजेस वाला आ भी जाए तो एस्ट्रोप की डेफिनेशन लिख के वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने याद किए हुए हैं उनकी हेडिंग बनाकर आप उसको लिख लें तो आपका यूजेस वाला लॉन्ग आसानी से कवर हो सकता है। सो ये थे 4 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 20 शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि कंपेरेटिवली जो हमारे पास ये चैप्टर है ये थोड़ा सा छोटा है लेंथ वाइज, तो इसमें से हमने कम क्वेश्चन ही निकाले हैं।
उम्मीद है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप ये ना करें कि इनमें से भी आप कहें कि भाई कुछ चॉइस पे कर लेते हैं, इन 4 में से भी 2 कर लेते हैं, या इस 20 शॉट में से भी आप 10 या 15 कर लेते हैं। तो जस्ट हैं 20, तो पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं आराम से, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी तो टाइम है खैर आपके पास। सो ये थी चैप्टर नंबर 2 की वीडियो कंप्लीट। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको इसमें से किसी टॉपिक पर भी कोई कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक टॉपिक पर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहां जाके। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी है तो ये भी कमेंट करके ज़रूर आपने बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, और इल्म जो है वो आपको पता है फैलने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इस वीडियो को शेयर लाजमी करें अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप पे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum, you're watching Chemistry with MS Hakim, and in this video we are going to discuss important short question and long question of chapter number 3, and we are studying 9th chemistry chapter number 3. In the previous video we have discussed about chapter number 1 and chapter number 2 important short question, and in this video we are going to discuss chapter number 3 important short question. इस वीडियो में मैंने उन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिया है जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में से मुझे उम्मीद है कि कोई भी शॉर्ट आता है तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। और आप सिर्फ आप इन क्वेश्चन को तैयार करके आप सिर्फ पास भी नहीं हो सकते, बट आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। सो ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कवर कर लिया, और आज हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की बात है तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर डुबरीना ट्राइएड्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आ चुका है। 3 लाइनों में इसका जो है वो आंसर है। पेज आपका जो फर्स्ट पेज है चैप्टर नंबर 3 का, उसी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल लाजमी तौर पर अलग से हेडिंग बनाकर आपने लिखनी है, कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम वाली। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट न्यूलैंड्स स्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या व्हाट आर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी उसी पेज पे दिया हुआ है। और इसकी भी एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोज़ले, डिफरेंस बिटवीन मिडल पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें आपने अलग से हेडिंग बना लेनी है, मिडल पीरियोडिक लॉ की प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। So next one is what are the contribution of Moseley in periodic table। देखिए periodic table जो कि बनाई गई है वो है on the base of atomic number, और atomic number H Moseley ने 1913 में डिस्कवर किया था, और कहा था कि ये more fundamental property है। सो ये आपके पास जो periodic table जिस पेज पे बनी हुई है उससे पहले वाले पेज पे आई थिंक ये दिया हुआ है पूरा पैरा, ये आपने कर लेना है, और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आ सकता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। वैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दी हुई, आप पीरियोडिक लॉ को इसमें लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। सो ये डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड। So definition example लिखेंगे, the vertical columns in the periodic table are called groups and the horizontal rows in the periodic table are called periods। तो period की आपके पास example आ जाएगी, first period contains 2 elements hydrogen and helium, और group की example होगी कि first group is called alkali metals। next short question हमारे पास है chapter 17, why cesium requires little energy to release its one electron present in the outermost shell।
सो सीज़ियम क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ इसका बड़ा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इसलिए आखिरी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वेरी मच लेस होती है और इसको रिमूव करना काफ़ी आसान होता है। Next one is write names and symbols of noble gases, and also this is one of the most important short question from this chapter. इसमें आपने सिंबल लिख लेने हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन की एक साइड पर, दूसरे साइड पर के नाम, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। सो नेक्स्ट वन इज व्हाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4 में इसका प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट पेज है उसका दूसरा पैराग्राफ इसी का ही आंसर है। नोबल गैसेज डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सो दे डू नॉट रिएक्ट। उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए तो उनको नोबल गैसेज कहते हैं। बट चैप्टर नंबर 3 के लिहाज से भी आपने इसको कर लेना है और चैप्टर 4 के लिहाज से अलग से भी शॉर्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, and this is also very much important short question. Group 3 to 12 elements are called transition elements or d block elements. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम या कॉपर, मैंगनीज, गोल्ड की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट इज ब्लॉक, गिव एग्जाम्पल, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर मुझे कोई कहे कि आप इस चैप्टर का टेस्ट बनाए तो मैं ब्लॉक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल आदमी दूंगा। सो ब्लॉक की एग्जाम्पल भी दीजिएगा, अगर नहीं दी हुई तब भी आपने देनी है। सिंपल सी एग्जाम्पल है SPDF, 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफाइन, write down names and symbols of elements found in second period. So lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, नियोन के सिंबल और नाम इसमें आप लिखेंगे। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स यही हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स ट्रेंड। सो अब ये देखिए ट्रेंड स्पेसिफिकली पीरियड में भी पूछा जा सकता है, ग्रुप में भी पूछा जा सकता है। मैंने जस्ट ट्रेंड लिख दिया तो इसका मतलब है कि दोनों में आपने लिखना है। वैसे इतना बड़ा शॉर्ट आता नहीं है, ये आप यूँ समझिए कि 2 शॉर्ट को मिक्स किया हुआ है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखिएगा और साथ में एग्जांपल भी देनी है कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जॉल पर मोल होती है और इसका ट्रेंड पीरियड में क्या है और ग्रुप में क्या है, हेडिंग दे के लिखेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद एग्जांपल। फ्लोरीन 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, एक रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। तो ये फ्लोरीन वाली एग्जांपल भी लिखनी है आपने और इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ an isolated gaseous atom. नेक्स्ट वन इज गिव द रीजन फॉर डिफाइन एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट वन है जी एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सो एटॉमिक रेडियस क्या है आपके पास, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। एटॉमिक रेडियस की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी। एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज 77 पिकोमीटर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। ये डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी देनी है। नेक्स्ट वन इज गिव द रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड। सो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों इंक्रीज होती है आपने ये बताना है। क्योंकि पीरियड में साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइज कम होता जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं, इसलिए रिपल्शन बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है पीरियड में उसी में ही नीचे दिया हुआ है, रीज़न में ये दिया हुआ है कि क्यों इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, एंड आल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन प्रॉपर बड़ी सी डेफिनेशन बनेगी तो वो पूरी लिखनी है आपने, छोटी सी लाइन नहीं लिख देनी जो कि जस्ट बोर्ड या इटैलिक्स में लिखा हो, सिर्फ वही नहीं लिखना, ऊपर वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी आपको इसमें। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट इट्स यूनिट। अब इसका यूनिट बुक में दिया हुआ नहीं है। डेफिनेशन तो है कि द relative tendency of an element to attract shared pair of electron toward itself, बट यूनिट नहीं दिया हुआ इसका, और यूनिट आमतौर पर क्वेश्चन में आता है। तकरीबन जब भी आया तो यूनिट साथ पूछा गया है। सो आपने यूनिट क्या लिखना है, इट हैज़ नो यूनिट, बस सिंपल सी बात है, इसका यूनिट है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज़ वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये काफ़ी बड़ा सारा बनता है, इसका एग्जाम्पल तक आपने करना है। जो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन दी हुई है उसी के नीचे से ही उसी पेज पे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, और अगले पेज पर जाकर जो टेबल दी हुई है टेबल के ऊपर तक इसका आंसर है। तो काफ़ी बड़ा सारा है बट एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड लेंथेनम 57 से आगे तक जो 14 एलिमेंट्स हैं जिनको अलग से एफ ब्लॉक बनाकर पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है स्पेस कंपनसेट करने के लिए।
इनको लैंथेनाइड्स बोलते हैं। और एक्टिनाइड्स 5F एलिमेंट्स हैं और एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होते हैं और इनको भी पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है स्पेस को कंपनसेट करने के लिए। सो एलिमेंट्स के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस डेफिनेशन ही पता हुआ आपको काफ़ी है। एग्जाम्पल देना चाहें तो लैंथेनाइड्स की एग्जाम्पल लैंथेनम है और एक्टिनाइड्स की एग्जाम्पल एक्टिनियम, सॉरी इनके बाद है तो फिर इसकी आएगी प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, स्मार्मियम, ये कर ले लैंथेनाइड की। और एक्टिनाइड की थोरियम, यूरेनियम, प्रोटेटिनियम काफ़ी हैं। ओके, अच्छा इस चैप्टर में से ना वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पर बोर्ड में नहीं आता, बट फिर भी अगर आ जाए तो फिर कौन कौन सा बोर्ड में आ सकता है वो फिर मैंने यहाँ इंक्लूड किया कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स या सेलियंट फीचर्स 5-6 फीचर लिखे हुए हैं। हाफ पेज के बाद मेरे ख्याल से स्टार्ट हो रहे हैं, अब पेज मुझे याद नहीं है कौन से वाला है। सो ये इम्पोर्टेंट फीचर या सेलियंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास लॉन्ग आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी का और इसका ट्रेंड। अच्छा ट्रेंड जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉनिफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम ही है, तो एक ही याद कर लें तो सब में आप लिख सकते हैं। तो ट्रेंड ऊपर शॉर्ट में मेरे ख्याल से हो चुका है आयनाइजेशन एनर्जी का, सो ये भी आप लॉन्ग के लिए कर सकते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इलेक्ट्रॉनिफिनिटी भी इंपॉर्टेंट है बट आयनाइजेशन एनर्जी उसके निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और जो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाया, मैंने कहा आपको बता दूँ, वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड का अलग से एक वो 2 पैरे दिए हुए हैं और ग्रुप के भी अलग से 2 पैरे दिए हुए हैं। अब ग्रुप के आगे टेबल दी हुई है तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ग्रुप में जो है ना आप हेडिंग बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। पीरियड में भी हेडिंग बना लें, फर्स्ट पीरियड्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं तो एक हेडिंग शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, नॉर्मल पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड की हेडिंग बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये 4 लॉन्ग आप कर लीजिएगा इस चैप्टर में से। वैसे इस चैप्टर में से बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग आएगा क्योंकि ये स्कीम में चैप्टर नहीं है लॉन्ग के लिए। सो ये थी हमारे पास चैप्टर 3 की वीडियो। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो इस वीडियो में जस्ट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum, you are watching Chemistry with Awais Hakim. In this video, we are going to discuss important short questions and long questions of chapter number 4, and we are discussing 9th chemistry, chapter number 4. ओके जी, सो प्रीवियसली हम 3 वीडियोस बना चुके हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 4 के ऐसे शॉर्ट बताने वाला हूं कि जिनको अटेम्प्ट करके आप बोर्ड एग्जाम में ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा टफ है, बट इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ सकते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन शॉर्ट्स तैयार करेंगे तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर। ये जो चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट वाला पेज है, पहला पेज है, उसी में ही इसका आंसर लिखा हुआ है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर। एटम जो है, एटम स्टेबल होना चाहते हैं, एटम इसलिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू बिकम स्टेबल, इसलिए एटम रिएक्ट करते हैं। ये वहां पर पहली तो 2-3 लाइनें आपने वहां से आंसर कर लेना है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन डुप्लेट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, डुप्लेट रूल है ये, इसको सही भी कर लेते हैं हम, चलें बाद में सही करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल होता है अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल और ऑक्टेट रूल होता है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो इसकी डेफिनेशन भी आपने फर्स्ट पेज पे ही दी होगी, वहीं से कर लेनी है। एग्जाम्पल आपने दीजिएगा, डुप्लेट रूल फॉलो करता है हाइड्रोजन हीलियम और ऑक्टेट रूल फॉलो करता है सोडियम और पोटासियम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड विद एग्जांपल। ये दोनों एक साथ नहीं आते, अलग अलग आता है, लेकिन मैंने एक साथ इसलिए दिया है ताकि आप आयनिक कंपाउंड को भी कर लें। आयनिक बॉन्ड जो है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और आयनिक बॉन्ड की जो एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल भी यही होगी। नेक्स्ट वन इज डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास जो है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, एग्जांपल लाजमी इसकी देनी है। एग्जांपल मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर ना नाइट्रोजन वाली जो इक्वेशन दी है वो याद कर लें, उससे आपके 3 शॉर्ट कवर हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल भी हो जाएगी, आगे भी जरा देखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एग्जांपल। अच्छा, अगर एग्जांपल ना भी आया हो, लिखा हो, तो भी आपने एग्जांपल लाजमी तौर पर देनी है साथ। तो बॉन्ड पेयर, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू एटम, उसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी एटम के बाद ऐसे मौजूद होता है, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर है, अमोनिया के अंदर, तो उसको बोलते हैं लॉन पेयर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बाय मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन दी हुई है और मेटालिक बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है। तो ये पोलर नॉन पोलर के साथ ही दी हुई है मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन। इसमें बॉन्ड बिटवीन टू मेटल एटम्स या मेटल कैटाइन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन है जी, व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये भी मैंने बताया। इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, साथ में नाइट्रोजन की एग्जाम्पल भी याद कर लेनी है। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और नाइट्रोजन वाली एक एग्जाम्पल आप याद करेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। 8-1 है हमारे पास, डिफाइन सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें दो जो है वो शेयर पेयर ऑफ दो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं हर एटम की तरफ से, जैसे कि ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा तो वो नॉन पोलर होगा, और अगर दो डिफरेंट के दरमियान बनेगा तो वो पोलर होगा। एग्जांपल में HCl H2HF पोलर की एग्जांपल आ जाएंगी। Cl2 H2 Br2 O2 N2 जो है आपके पास पोलर नॉन पोलर की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड जस्टिफाई। ये आयनिक कंपाउंड वाला जो आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी आयनिक कंपाउंड वाले पैराग्राफ में पहला जो पैराग्राफ है बड़ा सारा 3-4 लाइनों वाला, वही पूरा का पूरा पैराग्राफ करना है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आयंस क्रिस्टल लैटिस में हेल्ड होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद वन एग्जांपल। इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और डोनर एंड एक्सेप्टर का शॉर्ट भी आ सकता है, नीचे दिया हुआ है। 12 भी क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो अगर आप लॉन्ग करें तो जो 2 शॉर्ट भी कवर हो सकते हैं और आपके एक लॉन्ग भी कवर हो सकता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आप याद रखिएगा लोन पेयर की बात होगी, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। अच्छा जी, 13 हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड को जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, तो ये बहुत जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा आयंस मौजूद हैं सॉल्यूशन में, इसलिए जो है ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस होना ज़रूरी है, तो आयनिक कंपाउंड्स आयंस प्रोड्यूस कर लेते हैं वाटर में डिजोल्व होकर। वाई HCl हैज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। 14 क्वेश्चन है हमारे पास। HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्स इसलिए होती हैं क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। 15 हमारे पास, एक्सप्लेन आइस, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में लास्ट में जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये इसका आंसर है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर के मुकाबले में बहुत कम होती है, इसलिए वो आइस वाटर पे फ्लोट करती है। डेंसिटी 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एज कम्पेयर टू वाटर उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी जो है इसकी ज़्यादा कम होती है आइस की, इसलिए फ्लोट करती है। डेंसिटी कम इसलिए होती है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट वन इज राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड वाले टॉपिक में इसकी 2 प्रॉपर्टी दी हुई है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वहीं दिया हुआ होगा।
नेक्स्ट वन है जी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेटल्स वाला जो टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, उसमें लास्ट टॉपिक की जो लास्ट पॉइंट है वो इसका आंसर है। 18 है हमारे पास, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले वाला HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है, उसी में ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन दी हुई है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट वन है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल, ये दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबल होता है कि एक ऐसी चीज जिसकी शीट्स बनाई जा सकें, और वो मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल की शीट्स बनती हैं। और डक्टाइल मीन ऐसी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल वो चीज होती है जिसकी वायर्स बनाई जा सकें, जो भी मेटल उसकी वायर बना जा सकती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मेटल की हैं। ओके जी, 20 है, हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये चैप्टर 4 के फर्स्ट पेज पर इसका आंसर दिया हुआ है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 20 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से इकट्ठे किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इसमें से बन सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके बोर्ड में इन 20 में से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप आराम से इनको, अगर ये 20 याद कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर के लिए बेफिक्र हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं। और ये चैप्टर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग लाजमी तौर पर आपने करना है क्योंकि ज़रूर आता होता है। तो पहला हमारे पास जो लॉन्ग है वो है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम क्लोराइड। तो जो आयनिक बॉन्ड वाला जो आपके पास टॉपिक है, कंप्लीट लॉन्ग में करना है। सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन इक्वेशंस के थ्रू वहाँ दिखाई गई है वो भी आपने इसमें शो ज़रूर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अलोंग विद सूटेबल एग्जांपल। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी, बट आपने डेफिनेशन लाजमी तौर पर लिखनी है सबसे पहले, फिर आपने उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जांपल। कौन कौन सी टाइप है इसमें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 ही टाइप है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, राइट अ डिटेल नोट ऑन डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको पहले भी ऊपर वाले शॉर्ट में बताया है कि 2 शॉर्ट अगर आप ऊपर से कर लेते हैं और थोड़ा सा और 2 एग्जांपल कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग आराम से हो सकता है। और दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। फोर्थ है हमारे पास, राइट अ नोट या डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और थोड़ा सा लेंथी भी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले टॉपिक में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन विद इन मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जहाँ मेटालिक बॉन्ड वाला टॉपिक दिया हुआ है उसके नेक्स्ट पेज पे बहुत ही आसान सी डायग्राम दी हुई है, डॉट्स एंड प्लस लगाया हुआ है। तो इतनी आसान डायग्राम मेरा नहीं ख्याल कि किसी और लॉन्ग में होगी, तो इसको आपने बड़ी अच्छी तरह याद कर लेना है और डायग्राम को भी। और लास्ट वन है कि मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, परेशान नहीं होना। ये 6 लॉन्ग कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लॉन्ग इससे ज़्यादा भी हैं। पोलर नॉन पोलर में डिफरेंस भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। बट मैंने जस्ट वो आपको लॉन्ग बताए हैं कि जिनको अगर आप कर लें तो आप आराम से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर इनमें से भी अगर आप सिलेक्टिव करना चाहें तो आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप ये लॉन्ग कर लेते हैं तो इस चैप्टर के लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में, हर टॉपिक के ऊपर अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 4 में जितनी भी वीडियोस, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चैप्टर नंबर 4 में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ ऐड हो सकता था। और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You're watching Chemistry with Awais Hakim. In this video, we're going to discuss chapter number 5 के important short question and long question. We are studying 9th chemistry chapter number 5. इससे पहले हम 4 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 वीडियोस 4 चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने चाहिए।
बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि जिनको अगर आप तैयार कर लें तो पास होना तो बहुत आसान है और आप अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफरेंस के दरमियान में लाइन लगाएं। इस साइड पे डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखें और दूसरी साइड पे इफ्यूजन की, और एग्जांपल लाजमी तौर पर दीजिएगा। इफ्यूजन की तो साइकिल का टायर जब पंक्चर होता है तो वो इफ्यूजन की एग्जांपल है, और डिफ्यूजन की एग्जांपल है व्हेन परफ्यूम इज सेपरेट। तो ये उसकी डिफ्यूजन है कि इट्स जो फ्रेगरेंस diffuses to every corner of the room. Next one, what is pressure? Right, it's SI unit, and this is the one of the most important short question from this chapter. तो इसको आपने जरूर करना है। SI unit पास्कल होता है, and 1 पास्कल is equal to 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फोर्स पर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, वैसे फिजिक्स में भी आपने याद किया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है। मर्करी कॉलम 763 मिलीमीटर का जितना प्रेशर सी लेवल पे एग्जिबिट करेगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 टॉर होता है। नेक्स्ट वन, वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेस को दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज देयर आर वेरी मच एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, इसलिए गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। अच्छा जी, फिफ्थ वन है वाई गैसेस है लेस डेंसिटी देन लिक्विड एंड गैसेस। लेस डेंसिटी इसलिए होता है क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। वॉल्यूम ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनका तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ही नहीं है, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम। नेक्स्ट में हमारे पास डिफाइन बॉयल्स लॉ। राइट, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ये बॉयल्स लॉ जो है ये रिलेशन है 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी किया था बिटवीन टेम्परेचर, आई थिंक, हाँ, बॉयल लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन डिस्कस किया था। उसने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। मैथमेटिकल फॉर्म भी लाजमी तौर पर आपने लिखनी है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी? v डायरेक्टली का साइन, आगे लिखेंगे 1/p, v इज इक्वल टू k ओवर p, या pv इज इक्वल टू k भी लिख सकते हैं जस्ट। डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड राइट्स मैथमेटिकल फॉर्म। चार्ल्स लॉ ने 1787 में एक नाला पेश किया था और ये क्या कहता है कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, so v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। परेशान नहीं होना, दोनों को अलग अलग शॉर्ट भी आ सकता है और एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस वुड बी जीरो। किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो तो हो नहीं सकता, थ्योरेटिकली तो हम इसे कह सकते हैं, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एब्सोल्यूट जीरो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, मतलब गैस ही खत्म हो जाएगी, और ये इक्वल होता है 0 केल्विन के या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह का MCQs भी एक दो पूछ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, क्योंकि ये केल्विन ने एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन की थी और उन्होंने इसी बेस पे अपना एक स्केल स्टार्ट किया था दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन। उस टेम्परेचर स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल बोलते हैं। उसी में देखिए कन्वर्जन दी हुई है। नेक्स्ट देखें ज़रा, -30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है और 30 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान सा एक फार्मूला आप याद रख लें, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इस फार्मूले को आप यूज़ करके ये दो कन्वर्जन हैं ये कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई कन्वर्जन आए तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इवेपोरेशन, हाउ इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन है जी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और ये कॉन्टिन्यूस ही है, इसलिए है क्योंकि ये हर टेम्परेचर पर होता रहता है। इनफैक्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज कर रहा है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट भी करती है आइस, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इवेपोरेशन भी होती है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हर टेम्परेचर पर होता है। नेक्स्ट वन इज हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। गर्मियों में आप देखें नहा के आते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, और हाथ पे सिपरेट डालें, फूंक मारे तो सिपरेट इवेपोरेट हो जाती है, हाथ बहुत ठंडा हो जाता है। इनफैक्ट पेट्रोल के केस में भी ऐसा ही होता है। और जो कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप हाथ पे लगाते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है क्योंकि उसमें अल्कोहल होती है।
तो इवेपोरेशन कूलिंग काज करती है, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी एनवायरनमेंट से लेते हैं। अगर आपका हाथ एनवायरनमेंट है तो आपके हाथ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपका हाथ ठंडा हो जाएगा, तो आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ये सरफेस एरिया ऑन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। इसलिए कप में चाय ठंडी नहीं होती, प्याले में चाय ठंडी हो जाती है जल्दी। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है जी द टेम्परेचर एट विच द एक्सटर्नल प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक्सटर्नल प्रेशर का तो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो 100 पर भी वाटर बॉयल नहीं होने वाला। नेक्स्ट वन है जी वाई सॉलिड्स आर रिजिड, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड्स रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, ठोस होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस मींस शेपलेस, अमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस में मॉलिक्यूल अरेंज नहीं होते, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप या कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ करते। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल स्पेसिफिक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड या डायमंड हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन, नेक्स्ट वन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये अलग अलग से पूछा जाता है, मैंने बस ज्वाइन कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जरूर लिखिएगा इसकी एग्जांपल, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी होता है बहरूपिया होना, मतलब एक से ज़्यादा शक्ल में एग्जिस्ट करना, जैसे कि सल्फर रोम्बिक फॉर्म में और मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 96 आई थिंक इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन भी हमारे पास 19 ट्रांजिशन टेम्परेचर की है, द टेम्परेचर एट विच a substance is converted from one allotropic form to another allotropic form is called transition temperature. In case of sulfur it is 96 degree centigrade, और सल्फर का ही आ गया। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड देखें 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे सल्फर को, तो वो आई थिंक रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इससे कम करेंगे तो वापस रोम्बिक में आ जाएगा। और अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये क्योंकि 96 से ज़्यादा है, तो इसमें सल्फर जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये थे आई थिंक 20 ही हैं, हाँ जी 20 शॉर्ट क्वेश्चन ही मैंने इस चैप्टर में से निकाले हैं। चैप्टर 5 भी थोड़ा सा लेंथी है, बट इसमें से जस्ट 20 शॉर्ट ही मैंने निकाले हैं, और ये 20 शॉर्ट मुझे उम्मीद है अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के शॉर्ट के लिहाज से तो आप बेफिक्र हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके ज़रा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं, और इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं और काफ़ी मशहूर ज़माना जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पहला ही है, दैट इज डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट विद एग्जांपल। जब भी लॉन्ग में आए तो आपने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, वेरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन चार्ल्स लॉ, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो चार्ल्स लॉ में भी सारा कुछ वही वाला लिखना है जो बॉयल्स लॉ में आप लिखेंगे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, वेरिफिकेशन एंड लास्ट में डायग्राम भी बनानी है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इवेपोरेशन, डिस्कस फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो फैक्टर्स एक तो शॉर्ट में भी कवर हो गया, बाकी 2 फैक्टर्स टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर फोर्स आपने अलग से याद कर लेने हैं, और इवेपोरेशन की डेफिनेशन भी शॉर्ट में कवर हो गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। सो बॉइलिंग पॉइंट वाला लॉन्ग जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए आपने इसको छोड़ना नहीं है, मतलब इसको कर लें। छोड़ने में क्या फ़ायदा, देखिए अगर 4-5 ही लॉन्ग कर रहे हैं चैप्टर में और कुछ भी नहीं कर रहे तो आप लॉन्ग कर लें, छोड़ने में मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड अलॉन्ग विद फैक्टर्स। तो डिफ्यूजन एंड लिक्विड मेरे ख्याल से मैंने कोई शॉर्ट में भी नहीं दिया, डिफ्यूजन एंड लिक्विड लॉन्ग के लिए आपने करना है, और ये एक छोटा सा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जितना छोटा है उतना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ बॉइलिंग पॉइंट का या डिफ्यूजन का, तो मैं खुद इटसेल्फ डिफ्यूजन वाला लॉन्ग दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं दूंगा,
क्योंकि डिफ्यूजन वाला लॉन्ग एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसान लॉन्ग है, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। और चैप्टर नंबर 5 भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 की एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने चैप्टर 5 के कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, उस टॉपिक की आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 सर्च करें और उसकी पूरी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ हैं हर एक टॉपिक को मैंने अलग अलग वीडियो में कवर किया है। उन वीडियोस को आप देखकर इन टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में या उसी वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको पसंद करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर एक चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों का भी होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वॉचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप उन शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें तो बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना तो बहुत आसान बात है, बल्कि आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 6 में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट किए हैं, अपनी वीडियो का पार्ट बनाया है कि उनको अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में इन क्वेश्चन में से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो आप चॉइस में छोड़ सकेंगे। फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आ चुका है और जब भी आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो साथ में एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि इन सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज़ सोल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल वही ऊपर वाली कर लेंगे आप, जैसे अभी आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट में की है। और सॉल्यूशन की डेफिनेशन है सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक्वा सोल्यूशन की बात क्या है? एक्वा सोल्यूशन क्या है? एक्वा सोल्यूशन आ सोल्यूशन विच इज़ फाउंड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। पानी में कोई चीज़ हल करके आप सोल्यूशन बनाएं तो उसको एक्वा सोल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एक्वा सोल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइंड डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डिफरेंस बनाकर आपने लिखना है, दरमियान में एक लाइन लगा के इस साइड पे डाइल्यूट दूसरी साइड पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिखेंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन डेफिनेशन है द सोल्यूशन विच कंटेन लेसर कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट, पतला सोल्यूशन। एंड द सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, गाढ़ा सोल्यूशन जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो solution of 3.6 gram sodium chloride in 100 gram water is dilute solution and solution of 36 gram sodium chloride in 100 gram water is concentrated solution। ये मैंने टेस्ट किया है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मैंने चेक किया है बाकायदा कि कितना 100 ग्राम वाटर में सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो सकता है। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक मैं रख दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें एक रूम टेम्परेचर पर या उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता हो वो डिज़ोल्व हो जाए, और अनसैचुरेटेड ऐसा होता है कि जिसमें और डिज़ोल्व हो सकता हो। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट इज़ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। एग्जाम्पल भी लाजमी कीजिएगा, आपकी बुक में आई थिंक सोडियम सल्फेट वाली एग्जाम्पल है तो वो कर लें तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करना चाहें तो शुगर वाली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डिफाइन मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन एंड राइट इट्स यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है एंड अगर मैं इस चैप्टर का कोई पेपर बनाऊंगा तो उसमें ये वाला शॉर्ट मैं लाजमी दूंगा। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी है जी नंबर ऑफ़ सोल्यूट और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पर मोल्स की बजाय ग्राम लिख देते हैं, गलत। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। सोल्यूशन की जब लिखेंगे तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, और सोल्यूट की बात करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स लिखना है, नंबर ऑफ़ ग्राम नहीं लिखना, और 100 ग्राम सोल्यूशन या सोल्यूट भी नहीं लिखना। समझ आ गई बात? नेक्स्ट अब देखें तो इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, MOL DM-3। वेरी मच ईजी आई थिंक। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन मोलर सोल्यूशन एंड गिव एग्जांपल। मोलर मतलब एक मोल वाला,
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्यूट का 1 मोल लिया हो, वो क्या कहलाता है? मोलर सॉल्यूशन, या जिसकी मोलरिटी 1 मोल हो वो होता है मोलर सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू हैव टू डिजोल्व 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो वो सोल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया होगा वो आपका 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैस बाय मैस। what is meant by percentage of mass by volume, what is meant by percentage of volume by mass and volume by volume। ये चारों डेफिनेशन अलग अलग से पूछी जा सकती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैस बाय मैस एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। सो जो पहली चीज़ है मैस, यहाँ देखें जो पहली चीज़ लिखी है ये वाली चीज़, पहला एम जो है ये सॉल्यूट की बात करेगा और दूसरा एम सॉल्यूशन की बात करेगा। सो व्हाट इज़ मेंट बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय मैस मीन number of grams of solute dissolved in 100 gram solution। mass by volume, number of gram of solute dissolved in 100 centimeter cube of solution। तो इस तरह से आपने याद करना है, एग्जाम्पल भी लाजमी देनी है। 13 शॉर्ट पे आए तो हमारे पास है डिफाइंड सॉल्युबिलिटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँ। डिफाइन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है? सॉल्युबिलिटी है जी हमारे पास के 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ कितने ग्राम डिज़ोल्व हो सकती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी मैंने चेक की हुई है सोडियम क्लोराइड की, दैट इज़ 36 ग्राम। चैनल पे वीडियो मौजूद है, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, बल्कि मैं लिंक उसका आई बटन में लिंक रख दूँगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट्स लाइक डिज़ोल्व लाइक मीन्स पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्यूट में डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्यूट में डिज़ोल्व होंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। तो ये कोलाइड्स शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन शो नहीं करते। हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज़ कोलाइड सॉल्यूशन और नॉट। तो टिंडल इफेक्ट एक ऐसा मतलब आप यूँ कहें प्रोसेस है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि आपको बता सकता है कि कोई भी चीज़ सॉल्यूशन है या कोलाइड है। So we can test whether a solution is a colloid or solution, colloidal solution or not by using Tyndall effect। Next हमारे पास what is true solution। तो true solution homogeneous mixture होता है दो से ज़्यादा चीज़ों का। एग्जाम्पल की बात करें तो solution of NaCl in water and solution of sugar in water, ये true solution की एग्जाम्पल हैं। Why this suspension does not form a homogeneous mixture। देखें सस्पेंशन में ये होता है कि चीज़ें डिज़ोल्व ही नहीं होती, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाती हैं। सेटल डाउन होने से क्या होगा कि नीचे सॉल्यूट ज़्यादा होता है और ऊपर कम होता है। तो जब नीचे ज़्यादा और ऊपर कम होगा, हर जगह हर चीज़ हर जगह जैसी नहीं होगी, तो आपके पास जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा। नेक्स्ट वन है वाई वी स्टर पेंट्स थोरली बिकॉज बिफोर यूजिंग। हम पेंट्स को इसलिए स्टर करते हैं क्योंकि पेंट्स हमारे पास सस्पेंशन हुआ करते हैं और सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, इसलिए हम उनको स्टर करते हैं, हिलाते हैं, शेक करते हैं ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। अच्छा जी 20 है डिफाइन अलॉय, गिव एन एग्जांपल। अलॉय जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का। ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर आई थिंक। नेक्स्ट वन हमारे पास व्हाट इज सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका। अगर आप आइडेंटिफाई कर देखें, मैं आपको कहता हूँ कि 2 गिलास पानी है मेरे पास, आप मुझे बताएं किस में नमक है। आप तो टेस्ट करके बता सकते नहीं, मैं कहता हूँ रोज़ है, ऐसे बताओ, कैसे बताओगे फिर? आपने क्या करना है कि दोनों को आप डाल दें किसी एक को अलग से एक फ्राई पैन में डाल दें, दूसरे को अलग से फ्राई पैन में डाल दें और दोनों को चूल्हे पे चढ़ा दें। जो जस्ट प्योर सॉल्यूशन होगा, प्योर लिक्विड होगा, प्योर जैसे कि वाटर, वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। और जो दूसरी चीज़ होगी आपके पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा, उसमें वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा बट सोडियम क्लोराइड जो है वो फ्राई पैन में पड़ा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो था वो सॉल्यूशन था और ये वाला प्योर लिक्विड। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, वैसे इसको लॉन्ग में भी करेंगे आप, तो वहाँ से 2 डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। कोलाइड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस लगते हैं लेकिन होते हेटेरोजीनियस हैं, और सस्पेंशन लगते भी हेटेरोजीनियस हैं और होते भी हेटेरोजीनियस हैं। कोलाइड्स में जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो इतना छोटा होता है कि हम उसे आम आँख से नहीं देख सकते, बट वो फ़िल्टर पेपर से मेरे पास हो जाती हैं। और जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो आम आँख से भी नज़र आते हैं और फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते।
ओके जी, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस चैप्टर में से लॉन्ग ज़रूर आएगा, बोर्ड में आता होता है लॉन्ग, तो लॉन्ग ज़रूर करेंगे आप। फर्स्ट लॉन्ग हमारे पास गिव डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अब देखें ये तीनों के डिफरेंस बहुत कम आता है, मतलब तीनों का ये डिफरेंस देते हैं, ये बहुत कम आता है। मैंने तीनों इसलिए लिख दिए हैं कि मैक्सिमम केसेस में सॉल्यूशन और कोलाइड का डिफरेंस आ जाता है या सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस आएगा। सो इन तीनों में से कोई से दो का डिफरेंस पूछ लेंगे, तीनों का एक साथ डिफरेंस लॉन्ग में बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन फिर करना आपको तीनों का ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप नहीं कह सकते ना कि सॉल्यूशन और कोलाइड का ही पूछेंगे, तो कोई से भी दो उठा के पूछ सकते हैं उनके डिफरेंस। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, और ये एक छोटा सा लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक है, नीचे उसी पेज पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको पूरा डिटेल से आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास एक्सप्लेन मोलैरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मुझे लगता है कि ये इस बार आ सकता है। सो मोलैरिटी को ज़रूर करें, मोलैरिटी की डेफिनेशन, इसकी जो इक्वेशंस नीचे दी हुई हैं वो वाली करनी है आपने, जो इसका फार्मूला है वो, और हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ये भी साथ कीजिएगा और इसका यूनिट भी लिखेंगे, तो एक अच्छा लॉन्ग 4 नंबर का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास एक्सप्लेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और ये एक ऐसा लॉन्ग है जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से आ सकता है, और इसमें डायग्राम भी आपने ज़रूर बनानी है। और एग्जांपल दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड की आपस में जो इंट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, और सोडियम की वाटर के हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ, और क्लोराइड की वाटर के हाइड्रोजन के साथ जो नई अट्रैक्शन बन रही होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। और एग्जांपल इसमें 6.2 और 3, ये स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। 6.2 और 3 मैंने चारों की चारों इसलिए लिख लिए हैं ताकि आप सब की सब कर लें। 6.1 और 6.4 में से लॉन्ग बन सकता है, शॉर्ट बन सकता है, सॉरी। 6.2 और 6.3 शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए आपने ज़रूर करनी है। तो मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। वैसे चैप्टर नंबर 6 के हर एक टॉपिक की अलग से वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, आपने जस्ट सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर आपने क्लिक करना है चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, और आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें हर टॉपिक की अलग वीडियो मौजूद है और कुछ एक्सपेरिमेंट भी वहाँ पर मौजूद हैं। सो कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना है। देखें इंपॉर्टेंट शॉर्ट है तो किसी का भला हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। और प्रीवियस वीडियोस में हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लें तो इस चैप्टर के लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं, स्पेशली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। और मैंने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के उन क्वेश्चंस को उठाया है, उन क्वेश्चन को लिया है कि जो मेरे ख्याल से कमिंग एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके स्कूल के जो टेस्ट हैं उनके लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट बोर्ड में 2-3 बार आया है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि अब हम डिफरेंस लिखें, अब विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन लिखें, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन लिखें। आप एक बात ज़हन में रखिए, जब उन्होंने लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब आपके ऊपर है, आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहे हैं तो एग्जांपल भी इलेक्ट्रॉन वाली दें, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन डिफाइन कर रहे हैं तो एग्जांपल भी ऑक्सीजन वाली दें, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन कर रहे हैं तो एग्जांपल भी हाइड्रोजन वाली दें। बच्चे क्या करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन डेफिनेशन याद होती है वो लिख दी, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन वाली लिख दी। इस तरह ठीक नहीं होगा, एग्जाम्पल सही तस्वुर नहीं होगी और आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। सो जिस तरह की डेफिनेशन होगी एग्जाम्पल भी उसी तरह की लिखनी है आपने। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। अब ये 2 शॉर्ट को मैंने मिला के एक बना दिया।
आपने क्योंकि एग्जाम्पल तो सारा याद करनी है ना, तो HNO3 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। वैसे भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्पल उसमें करके दिखाई हैं, तो अगर आप वो वीडियो देख लें तो आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगेन इसमें भी आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिखनी है, और एग्जांपल तो मस्ट है ना हर किसी के साथ। और एग्जांपल में बाकायदा आपने ना एरो से लोकेट करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब पता कैसे चलेगा? देखें, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी ना वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन हो रही होगी वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई सा भी आप ऐसा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन उठाएं और उसमें नीचे एरो बनाकर आप लिख दें भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन 6 देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं कि जो आयोनाइज नहीं होते और इलेक्ट्रिक करंट उनमें से कंडक्ट नहीं होता। शुगर सोल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। इसी के साथ कंजक्टिव क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो ज़्यादा आयोनाइज होगा तो वो बारिश आता है तो पानी आता है, और ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयोनाइज होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जो कम आयोनाइज होगा तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब इसको यूँ बनाएंगे ना, जो आयोनाइज होगा, जब सोल्यूशन आयोनाइज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, जब सोल्यूशन ज़्यादा आयोनाइज होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। और उसको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है एसिटिक एसिड का सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसकी डेफिनेशन कुछ को नहीं मिलती भी, कहाँ लिखी हुई है? इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच एनी सोल्यूशन इज़ स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए, बता दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। 9 क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ टाइप ऑफ electrochemical cell in which a non-spontaneous reaction takes place by the use of electricity. Or galvanic cell is a type of electrochemical cell in which a spontaneous reaction takes place to produce electric current. और एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जाम्पल में डाउन सेल और नेल्सन सेल आप लिख सकते हैं, और गैल्वेनिक सेल की एग्जाम्पल है डैनियल सेल। सो साल्ट ब्रिज का यूज़ क्या होता है और साल्ट ब्रिज खुद होता क्या है? साल्ट ब्रिज एक गिलास की ट्यूब होती है यू शेप की, और इसका यूज़ होता है गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल वाले पोर्शन में इसका आंसर दिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन corrosion and rusting. Corrosion is a general term, but corrosion of iron is called rusting. Continuous eating away of metal is by its surrounding is called corrosion. So ये डेफिनेशन दोनों corrosion वाले रस्टिंग वाले जो लॉन्ग है उसी में दी हुई हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है? तो वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इसको भी आपने ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्टील इज़ फर्स्ट प्लेटेड विद निकल बिफोर क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो क्योंकि क्रोमियम की अगर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें स्टील के ऊपर तो वो एडहेयर नहीं होती, उसके ऊपर चिपकती नहीं है। तो पहले उसके ऊपर निकल की या किसी और मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है, उसके बाद क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं ताकि वो उसके ऊपर अच्छी तरह एडहेयर हो जाए। और नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ऑन दी अदर मेटल बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल लिखें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ ब्राइन। तो ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ये नेल्सन सेल वाले जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन है उसी में ही ब्राइन की डेफिनेशन दी हुई है। वाई आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली। आयरन ग्रिल इज जो है वो पेंट की जाती है फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन ग्रिल को इसलिए पेंट किया जाएगा ताकि आयरन की सरफेस एक्सपोज ना हो, जैसे एक्सपोज होगी तो रस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। वैसे डिटेल टॉपिक है, हर टॉपिक की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। प्लेलिस्ट हमारी वो कौन सी होगी? 9th केमिस्ट्री। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी उसका दिखा दूंगा। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये तो बहुत ऊपर आना चाहिए था, मैंने बहुत बाद में लिखा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन बहुत ऊपर आनी चाहिए थी। और इसकी टाइप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। हाउ टिन कोटिंग इज़ डन। तो ये टिन कोटिंग का छोटा सा 3-4 लाइन वाला शॉर्ट है। हाउ डज NaCl कैन बी कन्वर्टेड इनटू NaOH। तो ये NaCl NaOH में कैसे कन्वर्ट होता है? जो नेल्सन सेल वाला लॉन्ग है उसमें जो लास्ट वाली इक्वेशन है
तो वो इक्वेशन आपने इस रिएक्शन में, इस आंसर में वो वाली इक्वेशन लिख देनी है, बस वो रिएक्शन लिखना है बस। 20 देखिए तो राइट रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो ये बस दो रिएक्शन लिखने हैं कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। 21 देखिए तो व्हाट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में जो हम एनोड बनाते हैं वो इम्प्योर कॉपर का होता है और जो कैथोड बनाते हैं वो प्योर कॉपर का होता है। सो ये नेचर है। और रिएक्शन चाहें तो रिएक्शन लिख दें, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या। वैसे नेचर लिख दें तो काफ़ी, रिएक्शन लिख देगा अच्छी बात है। व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी बहुत पहले लिखना चाहिए था, बहुत बाद में लिखा है। रिडॉक्स रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और हर जगह जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है रिडक्शन भी हो रही होती है। What is the difference between valency and oxidation number? Valency is combining capacity of an element और oxidation number is the number of electron lose or gain by an element. कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसलिए चार्ज भी साथ आता है ऑक्सीडेशन नंबर में। बट वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसमें साथ चार्ज नहीं होता। डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत ऊपर आना चाहिए था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड द लास्ट वन इज गिव अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। कई बार शॉर्ट में आ चुका है और एक बार लॉन्ग में भी आया है। सो 3-4 पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये कुछ 3-4 डिफरेंस इसमें बन जाएंगे। नाउ कम टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से मैंने 5 लॉन्ग निकाले हैं। वैसे इस चैप्टर में से लॉन्ग बहुत सारे हैं और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपने लॉन्ग करना ही है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। सो फर्स्ट लॉन्ग है हमारे पास, डिस्क्राइब रूल्स फॉर रासायनिक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बहुत आसान और बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉन्ग क्वेश्चन है। आई थिंक 5-6 रूल्स हैं और इसको आपने ज़रूर कर लेना है और इम्पोर्टेंट बहुत है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, और इसकी डायग्राम भी ज़रूर बनानी है। और बहुत सारे बच्चे यूँ करते हैं कि जस्ट थ्योरी लिख दी, रिएक्शन लिखते नहीं है। भाई रिएक्शन के 3 नंबर हैं। अगर ये लॉन्ग आ गया और रिएक्शन ना लिखे तो आपने सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। जहन में रख लें मेरी बात, सिर्फ 2 नंबर। और सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे तो भी 2 नंबर हैं। सो पूरा लॉन्ग लिखें, 4 नंबर या 5 नंबर का आए तो आप उसके पूरे नंबर हासिल कर सकें। डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये नेल्सन सेल वाला डिटेल लॉन्ग आपसे पूछा हुआ है। ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से हम NaOH प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसकी डायग्राम बड़ी आसान सी है। डायफ्राम सेल आपके पास दिया हुआ है, वो डायफ्राम सेल आपने बनाना है ज़रूर। नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल एक ही बात है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, डिफाइन क्रोजन, हाउ टू प्रिवेंट इट। अब देखें, आप कह रहे होंगे कि क्रोजन का जो मतलब डिटेल टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो सुन ले बात, वो इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो प्रिवेंशन के जो 3-4 मेथड लिखे हुए हैं, ग्रीसिंग, पेंटिंग, अलोइंग, तो वो ज़रा आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। 4 मेथड कम से कम आपको आने चाहिए। और क्रोजिंग डेफिनेशन और रस्ट का जो फार्मूला है Fe2O3.NH2O, ये भी आपको आना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन इन डिटेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अब इसमें से ना 3 लॉन्ग बनते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और चौथा भी एक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो मेरे ख्याल से इन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिल्वर है, या क्रोमियम भी आ सकता है, लेकिन सिल्वर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो सिल्वर आप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप 5 लॉन्ग कर लेते हैं तो बोर्ड में आप लॉन्ग भी इस चैप्टर कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ। उनको बताओ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर जो है वो क्या है, मतलब हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट शॉर्ट पड़े हुए हैं, और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो उस टॉपिक की रेलिवेंट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप वो टॉपिक समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर आपका रेलिवेंट कमेंट हुआ तो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम एंड प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आपके आखिरी चैप्टर नंबर 8 के उन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिनको प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम में ना सिर्फ अच्छे नंबर ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, ये क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर है तो काफ़ी मतलब लेट पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों को ये बहुत कम तैयार होता है और काफ़ी बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है। इसमें से मैंने कोशिश की है कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएं कि जिनका मटेरियल भी थोड़ा कम हो, याद भी आसानी से हो जाएं और बोर्ड के लिहाज से एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हों। फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ मेटालिक कैरेक्टर, राइट इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। मेटालिक कैरेक्टर ये पहला ही शॉर्ट है। आपका जो पहला पेज है उससे आगे पेज करेंगे, पहला मेटल वाला है उससे अगले पेज पे जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिया हुआ है ना, तो ये वही है। मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ही चीज़ होती है। मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसका ट्रेंड लिखेंगे, ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप, के पीरियड में जो है डिक्रीज़ होता है और ग्रुप में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है ना, ये इन्वर्स है। जिस साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी उस साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगी, और जिस साइड पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी उस साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, पीरियड में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। ये रिलेशन आपने बता देना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन मैग्नीशियम। तो ये भी उसी पेज पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले टॉपिक में ही। उससे अगला पेज जहाँ पे 2 डायग्राम बने हुए उसके नीचे इसका आंसर है। वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट वन। इसका आंसर भी वहीं पे है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यूनी पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट हमारे पास, गिव 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आमतौर पे बोर्ड में 3 या 2 पूछी जाएंगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैंने 4 इसलिए लिखी हैं ताकि आपको अगर कोई एक भूल भी जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भूल गई हैं तो उसकी जगह पे आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं लिख सकते, वो क्रॉस हो जाएगा। मैंने कई सारे पेपर चेक किए हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, उसमें लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट हाई और लो होते हैं और सोलबिलिटी लिखा हुआ है, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। ये पूछा हुआ है। ये लीस्ट रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इनका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो इस तरह की होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ नहीं करते, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स, क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा क्या होती है, डक्टाइल, तो इसलिए कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं। पहली बात कि कॉपर डक्टाइल बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो इन 2 वजूहात की बना पर इसकी वायर्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है, वाई गोल्ड इज़ नॉट यूज इन इट्स प्योर फॉर्म। तो गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है प्योर फॉर्म में, तो अगर आप उसको किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो वो एज सच यूज़ ही नहीं कर सकते। इतना सॉफ्ट होता है कि ये मतलब आसानी से फोल्ड हो जाएगा, मतलब अगर आप इसको प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे ना तो आसानी से फोल्ड हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। तो अगर आप इसका कोई शेप बनाते हैं तो वो तो थोड़े से दबाव से ही शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म है गोल्ड की, और 22 कैरेट का मतलब है कि इसमें 22% प्योर है और 2% इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की हैं, और 20% का मतलब है कि 4% इम्प्योरिटीज़। तो इस तरह जितना जितना कैरेट आप गिराते जाएंगे इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्वर। यहाँ पर हमने बतानी है कि सिल्वर जो है वो लस्ट्रस मेटल है, चमकदार मेटल है। रेट भी वैसे गोल्ड के मुकाबले में इसका कम है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ कोई सी लिख लीजिएगा, इसके यूजेस भी आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास, राइट 2 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम एंड आल्सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। यूजेस ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो ये लाइट एलॉयज़ में यूज़ होता है और फायरवर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास, यूज़ ऑफ प्लाटिनम, जिसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में भी प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। डायमंड की जो सेटिंग है ये वो अच्छी प्रोवाइड करता है। अगर आप डायमंड लगाते हैं ना गोल्ड की रिंग में तो डायमंड के गिर जाने का डर हो सकता है, लेकिन प्लाटिनम में डायमंड बहुत अच्छी तरह सेट होता है और गिरता नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के यूजेस अलग अलग दो दो तीन तीन लिखे हुए हैं, उनमें से कोई दो यूज़ आपने कर लेने हैं। 14 देखें तो गिव 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। सेम जैसे मैंने मेटल की बात की तो यहाँ पर भी 2 या 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाएंगी। मैंने 4 इसलिए लिखी हैं ताकि आपको अगर कोई एक भूल जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास गिव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर आपने नॉन मेटल की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने वाले होते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरह की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने लिख देनी है। 16 देखें तो व्हाट आर हेलोजेंस और इनके नेम्स और सिंबल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नेम्स और सिंबल आपको आने चाहिए, तो वो भी आपने साथ लिखने हैं इसके। वाई HF इज़ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो HF वीकर एसिड इसलिए होता है कि HF आयनाइज बहुत कम होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। वो H को बहुत जल्दी से लूज़ नहीं करता, तो ये बहुत वीक एसिड हो जाता है। क्वेश्चन 18 की तरफ देखें तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो एग्जांपल पूछी हुई है आपसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, लीस्ट रिएक्टिव मेटल की और वेरी रिएक्टिव मेटल की। तो ये पहला पेज पे ही ये लिखी हुई हैं, 3 एग्जांपल लिखी होंगी, तो आपने 2 एग्जांपल दे देनी है, हर एक के 2 याद कर लें। जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एल्युमिनियम और जिंक, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। वेरी रिएक्टिव की बात करें तो वेरी रिएक्टिव हमारे पास सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम आ जाएगा। और लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव में एग्जांपल हैं। गिव रिएक्शन ऑफ NaOH विद मीथेन। तो ये 2 दिए हुए हैं, कंसनट्रेटेड का अलग दिया हुआ है और डाइल्यूट का अलग दिया हुआ है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल वाला जो लॉन्ग है उसी के साथ वाले पेज पर इसका आंसर है। 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन याद करनी है और इस शॉर्ट में 2 इक्वेशन लिखेंगे आप। 20 देखिए तो 1 नॉन मेटल आर नेसेसरी फॉर सेफ्टी ऑफ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो ये 2 नॉन मेटल अलग अलग हैं। तो सेफ्टी के लिए तो चाहिए है नाइट्रोजन और एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए है वाटर। तो ये अलग अलग आपने एक एक छोटे छोटे पैरा बना के एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास गिव रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद नाइट्रोजन। तो अल्कली मेटल तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो आपने सिंबल क्या कर देना है, सोडियम प्लस नाइट्रोजन, एरो लगा के आगे क्रॉस लगा देना है कि दे गिव नो रिएक्शन। और जहाँ तक हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो वो रिएक्शन देंगी, तो आपने Mg+N2 लिख के आगे रिएक्शन दे देना है और यहाँ बन जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अक्रंस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये बीइंग वेरी रिएक्टिव, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इनकी अक्रंस है। नेक्स्ट देखिए तो वाई प्लाटिनम इज़ यूज इन ज्वेलरी। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको ज्वेलरी में क्यों यूज़ किया जाता है। सो ये वाला 3-4 लाइनें ये आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई मैग्नीशियम इज़ हार्टर देन सोडियम। मैग्नीशियम एज़ कम्पेयर टू सोडियम छोटे साइज़ का होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं। सो उसका साइज़ कम्पैक्ट होने की वजह से वो, और इलेक्ट्रॉन भी 2 लूज़ करता है, इसलिए वो क्या होता है, हार्डर होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सो ये थे हमारे पास 25 शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से मैंने निकाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये 25 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं अच्छी तरह से, एग्जाम्पल वगैरह का ख्याल करते हुए, या इक्वेशन जो मैंने कही है वो भी आप अच्छी तरह कर लेते हैं, तो इस चैप्टर के लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें से लॉन्ग देख लेते हैं। वैसे अभी जो स्कीम है उसके लिहाज से या प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है बहुत कम इस चैप्टर में से लॉन्ग आता है। सो लॉन्ग के लिहाज से अगर इस चैप्टर को ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो इसमें से कौन से चैप्टर आपको लॉन्ग करने चाहिए, कौन से लॉन्ग आपको करने चाहिए इस चैप्टर में से। सो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें तकरीबन 10 से 11 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप उनमें से कोई से 8 पॉइंट कर लें। सो कंपेयर कर लें 8 पॉइंट्स के अंदर, तो ये एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। मुझे उम्मीद है अगर इसमें से लॉन्ग आया तो इन दोनों में से एक आएगा, वैसे इसमें से लॉन्ग आना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास गिव सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं और MCQs भी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। एक बार याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं था ये।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट वन, राइट डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये पहला टॉपिक है, मैंने लिखा लास्ट में है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आएगा तो फिर ये आ सकता है, लेकिन वही बात कि इस चैप्टर में से लॉन्ग इंशाल्लाह नहीं आएगा। सो आपको लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे हमारा एंड हो गया। सो हमने कोशिश की है कि आपके साथ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर किया जाए कि ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो भी उन क्वेश्चंस को तैयार करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अगर आप ये वीडियो ये देखी है और पूरी सीरीज़ देखी है तो आपका हक बनता है, बल्कि मेरा हक बनता है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर आपका कुछ बेनिफिट हुआ है तो उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। सो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली लिस्ट में हमारे पास एग्ज़ाम पेपर कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, या पेपर में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप करते हैं कि अगर आप वो ना करें तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, इस टॉपिक पर वीडियोस पहले से मौजूद हैं। और हर चैप्टर की अलग से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी मौजूद है। सो आप वो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप पेपर अच्छा अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।